नतीजों का दिन है, क्योंकि आज 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे आने हैं। एक केंद्र शासित राज्य भी इसमें शामिल है। मतगणना जारी है। पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और पुडुचेरी के नतीजे आज आ जाएंगे। पश्चिम बंगाल की बात करें, टीएमसी और बीजेपी के बीच में सीधी टक्कर है। बंगाल विधानसभा चुनाव में शुरुआती रुझान बीजेपी के पक्ष में है। केरल में शुरुआती रुझान एलडीएफ के पक्ष में आते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं असम में बीजेपी को 20 सीटों पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। तमिलनाडु में डीएमके को, पुडुचेरी में बीजेपी को बढ़त है। तमिलनाडु में डीएमके और एआईएडीएमके के बीच में कांटे की टक्कर है। केरल की बात करें, एलडीएफ और यूडीएफ के बीच में सीधी टक्कर है। और अब देखिए रुझान सामने आने लगे हैं, क्योंकि आज नतीजों का दिन है और किसकी किस्मत खुलेगी आज ये तय हो जाएगा, क्योंकि आज अब मतगणना शुरू हो चुकी है और लगभग 1 से 2 घंटों में तस्वीर साफ होती हुई नजर आएगी। ये आपको दिखा रहे हैं कि कौन कहां पर आगे चल रहा है। अगर बात करें शुरुआती रुझानों की, तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। और जिस तरह से एग्जिट पोल वहां पर सामने आए थे, तो कुछ वही तस्वीर शुरुआती रुझानों में सामने आ रही है पश्चिम बंगाल में। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि जो बाकी के राज्य हैं वहां पर भी बीजेपी को कहीं न कहीं बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। और जो सत्ता में पार्टी बरकरार है, उसे फिलहाल शुरुआती रुझानों में बरकरार वो दिखाई दे रही है। बंगाल में बीजेपी टीएमसी में कांटे की टक्कर है, लेकिन भवानीपुर सीट जो कि काफी चर्चा में रही, हाई प्रोफाइल सीट जहां पर ममता बनर्जी चुनाव लड़ी, वहां से ममता आगे हैं और शुवेंदु अधिकारी जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो पीछे चल रहे हैं। पानीहाटी से आरजे का रेप विक्टिम की मां आगे चल रही है। बंगाल की 293 सीटों पर वोटों की गिनती की जा रही है। एक सीट फालता, हालांकि इस पर 21 मई को फिर से चुनाव होना है। लेकिन अगर शुरुआती रुझानों की बात करें तो भाजपा 110 और टीएमसी 105 सीटों पर आगे चल रही है। और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जश्न की तैयारियां तक शुरू हो गई है और बीजेपी ऑफिस में पकवान बनाए जा रहे हैं और हर दल की तरफ से यही दावा किया जा रहा है कि हमारी जीत होगी। हालांकि आज नतीजों का दिन है, तो इन दावों में कितना दम है वो कुछ ही वक्त में साफ हो जाएगा। भवानीपुर सीट की बात करें तो ममता बनर्जी यहां से आगे चल रही हैं। नंदीग्राम भी काफी हाई प्रोफाइल सीट, शुवेंदु बनर्जी को बढ़त है। राज्य में ममता बनर्जी 15 साल से सत्ता में है। वहीं आरजे का रेप विक्टिम की मां रत्ना देवनाथ को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। कहां कितनी सीटें हैं ये भी आपको दिखा रहे हैं। तमिलनाडु में 234 सीटों पर चुनाव हुआ, 118 बहुमत, 140 सीटें हैं। केरल में 71 पर बहुमत मिलेगा। इसके साथ ही असम की बात करें, 126 विधानसभा सीटें हैं और 64 चाहिए बहुमत के लिए। 30 सीटें हैं पुडुचेरी में और यहां पर अगर सरकार बनानी है तो 16 सीटें चाहिए होती हैं। पश्चिम बंगाल की बात करें, 293 सीटों पर चुनाव हुआ, 147 पर बहुमत मिलता है। बीजेपी मुख्यालय की दिल्ली की तस्वीरें हैं, यहां पर पकवान तैयार हो रहे हैं। कुल मिलाकर जश्न की तैयारियां भी अब शुरू हो गई हैं। कहीं पर मिठाइयां बन रही हैं तो कहीं पर पूड़ियां तली जा रही हैं और यही दावा किया जा रहा है कि जीत हमारी ही होगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल पर सबकी नजर है। और जिस तरह से बीजेपी की कोशिश यहां पर दिखाई दी, तमाम दिग्गज नेता यहां पर चुनाव प्रचार प्रसार के रण में उतरे और दावा किया गया कि इस बार तो इतिहास रचने जा रहा है पश्चिम बंगाल। बीजेपी यहां पर इतिहास रचने जा रही है और यहां पर ममता बनर्जी को हराकर बीजेपी मजबूती से आगे बढ़ेगी और इस राज्य में भी बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। हालांकि ममता बनर्जी के भी अपने दावे हैं, लेकिन अगर तमाम जो राज्य हैं जहां पर विधानसभा चुनाव हुए उनकी बात करें, शुरुआती रुझान अब धीरे धीरे सामने आने लगे हैं। और चलिए इसी पर ज्यादा चर्चा करेंगे। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, मैं परिचय आपका करवा देती हूं। बीजेपी प्रवक्ता राजवीर रोहिल्ला हमारे साथ हरियाणा न्यूज पर जुड़ गए हैं। स्वागत है सर आपका हरियाणा न्यूज पर। कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका बहुत स्वागत है बजरंग जी हरियाणा न्यूज पर। शुरुआत में हालांकि राजवीर जी आपके साथ करना चाहूंगी, जो जीत का दावा आप लोग कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल की बात करें, शुरुआती रुझान भी अब धीरे धीरे सामने आने लगे हैं और बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। क्या उम्मीद कर रहे हैं पश्चिम बंगाल से और जहां जहां पर चुनाव हुए हैं? मुस्कान जी नमस्ते, बजरंग दास जी को और आपके दर्शकों को मेरी राम राम।
मुस्कान जी, जी। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और हम लोग लगातार धरातल पर रहते हैं, जनता में रहते हैं, काम करते हैं और उसी के नाते आसाम में, पौंडीचेरी में, पश्चिमी बंगाल में और केरलम में जहां जहां चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जी जान लड़ाई है हमारे जो शीर्ष नेता है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। जी। और उस नाते हम कह सकते हैं कि हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं पश्चिमी बंगाल में, आसाम में, पौंडीचेरी में। ये कोई छुपी बात नहीं है, क्योंकि केरल में हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वहां अच्छा करे और अब की बार हम उम्मीद है कि हम अच्छा करेंगे। और तमिलनाडु में भी हमारा कोई ज्यादा जनाधार नहीं था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से हमने लगातार वहां काम किया है, जनता से कनेक्ट किया है और उम्मीद है कि वहां भी हम लोग बहुत बेहतर करेंगे। अच्छी बात है। ये दावा किया जा रहा है बजरंग जी बीजेपी की ओर से कि हम लगातार बेहतर काम कर रहे हैं और आगे भी अपनी स्थिति मजबूत कर रहे हैं। कांग्रेस पीछे होती जा रही है, क्या आपको लगता है? आ रहे हैं, रिजल्ट आना बाकी है जी। उसके बाद भी कुछ कह सकेंगे भी क्या स्थिति है क्या नहीं है। लगभग समझो 2 बजे के लगभग ये सारा क्लियर सा एक हिस्सा आ जाएगा। 5 राज्यों के जो चुनाव है, कहाँ कौन आगे है, कौन जीतने की स्थिति में है, उसका तो उस टाइम पता लगेगा। कांग्रेस की पार्टी के सभी नेताओं ने भी पूरा जोर लगाया है, अच्छा प्रदर्शन उनका भी रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। पर सबसे बड़ी मुख्य भूमिका आजकल बात होती है बंगाल की जी। क्यों बंगाल जो था पूरे देश के अंदर एक ये ऐसा चुनाव था, सारी दुनिया देख रही थी, भारत देश नहीं और देश के लोग भी इस पर नजर टिकी हुई है। क्योंकि एक महिला ममता बनर्जी को हराने के लिए जिस प्रकार पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र की अर्थव्यवस्था सारी जो लगा रखी थी, उसकी लोगों की बड़ी नजर थी। पहली बार देश के इतिहास में किसी स्टेट के चुनाव में 24,000 ये जो है सेना के जवान तैनात जो की है, पहली बार ऐसा हुआ है। पूरा प्रदेश जो सेना के नेतृत्व के अंदर खड़ा कर दिया और वहां की जो पुलिस थी उनको जमा ही निष्कर्ष कर दिया, ये पहली बार हुआ है। पूरा अंडरटेकिंग आप कहोगे तो पूरा केंद्र सरकार ने अपने अंडर ले लिया और प्रधानमंत्री जो है अमित शाह जी, गृह मंत्री जी है, सारे दिन वहीं लगे रहे, हे दीदी हे दीदी हे दीदी। मतलब आप शब्द में कह नहीं सकता, ऐसे ऐसे शब्दों का उन्होंने उपयोग किया। एक महिला को हराने के लिए इतना भारी भरकम जोर लगा है, इसमें कोई दो राय नहीं। एक तरफ तो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरे कहते हैं बेटियों को आरक्षण देंगे, आरक्षण बिल पास करवाना है, और तीसरी तरफ किस प्रकार एक महिलाओं से डरी हुई केंद्र की सरकार भी इसको किस तरह इसको पछाड़ो, वो अच्छी बात नहीं है। चुनाव आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, जिस प्रकार इन्होंने वहां पर केंद्र सरकार ने इस ममता को हराने के लिए जो खेल खेला है, धन बल की राजनीति तो पूरे देश में हमेशा ही करती है, इसमें कोई न दो राय नहीं। धन और बल की राजनीति पे जीतते हैं, धन बल की राजनीति से लड़ते हैं, ईवीएम का खेल खेलते हैं, वोट चोरी करने का खेल खेलते हैं, जब जाके इनकी जीत होती है। और वही खेला इन्होंने बंगाल में खेलने की कोशिश की है। ये भी रुझान चल रहे हैं बंगाल का, मैं देख रहा हूँ आपके चैनल पे 102 उनका दिखाया जा रहा है, बीजेपी का और टीएमसी का 94 दिखाया जा रहा है। ये भी रुझान है, अप डाउन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन बजरंग जी, उन्होंने तो जश्न की भी तैयारी कर ली है, पकवान बनाए जा रहे हैं और दावा किया जा रहा है कि भाई हम ही जीतेंगे। देखिए, हर एक आदमी की यही उम्मीद है, तो जो लड़ता है इसी उम्मीद से लड़ता है कि हम जीतेंगे। उसे पता है मैं हारूंगा तो क्यों लड़ेगा, वो कोशिश यही करता है मैं जीतना है। भाई हमारी जीत पक्की है। जब आपका रुझान देखेंगे तो उसका मन और खुश होगा। 102 हमारी है, टीएमसी की 94 है, हम 8 सीटों पे आगे रुझान और हमारा बढ़ेगा। तो हर एक आदमी को खुशी तो होती है, इसमें कोई दो राय नहीं।
कुर्सी तो हर एक आदमी तैयारी करता है, पर खड़े टाइम क्या हो जाए, खड़े टाइम लड्डू ना मिले, खड़े टाइम हलवाई ना मिले तो इसलिए ये रुझान के हिसाब से लेकिन चलते चर्चा हैं। जीत के पीछे के कारण की है ना बजरंग जी, आप बता रहे हैं कि धनबल से वो जीत हासिल करते हैं और तमाम जो हथकंडे हैं राजनीतिक वो अपनाते हैं, इनसे जीत हासिल करते हैं। वो तो कहते हैं कि हमने मेहनत की है, हमारे छोटे से छोटे कार्यकर्ता और जो शीर्ष नेतृत्व है वो तक चुनाव में मेहनत करता है, इसलिए हमारी पार्टी मजबूत हो रही है। आपको क्या लगता है असल कारण क्या है? मुस्कान जी, ऐसी कोई बात नहीं है। कहीं की भी आप राजनीतिक देख लो, जहां जहां चुनाव हुए जी, इन्होंने धन बल का खुला दुरुपयोग, खुला, आज इतना पैसा है इनके पास, पूरा देश की संपत्ति अलग, भारतीय जनता पार्टी की संपत्ति फिर भी भारी पड़ती है। इन्होंने पूरे देश के अंदर जिनके पास मैं जवाब देना चाहूंगा इनका। मैं लौट रही हूँ आपके पास से। झोपड़ी नहीं थी, बोल देना मेरे भाई को, संदीप कोई बात नहीं, आपका नंबर, जिनके पास बैठने के लिए झोपड़ी नहीं थी राजवीर जी, आज 5 स्टार हरियाणा ही ले लो, 5 स्टार कार्यालय बनाए, पैसे कहां से आ गए? ये पहले जब अब उसे सब किराए पे बैठते थे, हैं? आज इन्होंने हर जगह, चाहे जींद देखो, हिसार देखो, चाहे गुड़गामा देखो, 5 स्टार ऐसे ऐसे ऑफिस बना लिए, सब लोगों को लूट लूट कर ठगी का पैसा इकट्ठा करके ये पैसा का दुरुपयोग किया है। इसी प्रकार चुनाव के अंदर ये करोड़ों अरबों रुपए पानी के लिए बांटते हैं, खुला नंगा नाक पैसे का, वोट खरीदो, जिसको जो मर्जी है दो, शराब दो, सारे अड़ंगे करते हैं, जब जाके ये चुनाव में जीतना खेल खेलते हैं। और कोई बदम जहाँ पूरी पुलिस बल लगा देते हैं, सारा सैनिक लगा देते हैं, और अपना कब्जे करना, वोट की चोरी करना, ईवीएम सेट करना, सारा खेल, सारा विश्व जानता है भारतीय जनता पार्टी को। इनको तो वोट चोर के नाम से जानते हैं। भारतीय जनता, प्रधानमंत्री मोदी जी जब बंगाल में जा रहे थे, मोदी का नारा, तो लोगों ने वोट चोरी के नारे लगाए। मोदी के सामने जो प्रदर्शन था, वहां कई चैनलों ने दिखाया वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, काले झंडे तक दिखाए गए हैं, अमित शाह को भी दिखाए गए, इनके कोई असर नहीं। इन्होंने तो सरकार बनानी है, मलाई खानी है, चाहे वोट चोरी करनी पड़ो, ईवीएम सेट करनी पड़ो, धन बल की तो कोई दिक्कत है नहीं, धन तो इतना है कि मतलब कमरे भरे पड़े हैं, और बल इनकी जिस सरकार इनकी है, बल इनके पास है ही, कहने की बात ही नहीं है। ठीक है बजरंग जी, जवाब ले लेती हूँ। राजवीर जी, यही आरोप बार बार लगते हैं, जहाँ पर भी चुनाव होते हैं विपक्ष की तरफ से यही आरोप, और न सिर्फ कांग्रेस टीएमसी की तरफ से भी हम देख रहे हैं कि आरोप लगाए जा रहे हैं कि आपने सेटिंग की है, ईवीएम को सेट किया है और कहीं जगह पर इसमें टेम्परिंग हुई है, इसी के आरोप लगते हैं, धन बल के माध्यम से जीत हासिल करते हैं। आप कहीं की भी बात हो। मुस्कान जी, मैं पहले बजरंग दास जी का जवाब देना चाहूंगा जी। बजरंग दास जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं या टीएमसी के प्रवक्ता हैं? पहले इन्हें डिसाइड करना चाहिए, हरियाणा को बताना चाहिए और हरियाणा के कांग्रेस के नेताओं को बताना चाहिए विपक्ष की तरफ से मेरे ख्याल से उन्होंने बात रखी। नहीं, अभी उसी बात पे आऊंगा ना, अभी बीच में मत बोलो सर, मैं बीच में नहीं बोला था। तो इन्हें तय करना चाहिए कि भाई इनकी पार्टी बंगाल में किसके खिलाफ चुनाव लड़ रही थी। सुन लीजिए आप। अरे सर, ऐसे थोड़ा ना होता है, मैं समझ गई सर, ऐसे थोड़ा ना होता है, आपकी बात पहुंचा दी मैंने। जी बताइए। ऐसे थोड़ा ना होता है। तो इन्हें मतलब तय करना चाहिए ये कांग्रेस के प्रवक्ता है या टीएमसी के प्रवक्ता है, एक बात। दूसरी बात, इनकी पार्टी पश्चिमी बंगाल में किसके खिलाफ चुनाव लड़ रही थी वो भी जनता को बताए। तो ये दोगलापन ना करे और अपनी बात पे रहे, क्योंकि कांग्रेस का यहाँ किसी भी राज्य में कुछ होने वाला है नहीं, सुपड़ा साफ हो रखा है इन लोगों का। जनता ने इनको नेगलेक्ट कर रखा है, कोई कहीं से 35-40 साल से बाहर है सत्ता से, कहीं 30 साल से बाहर है, कहीं 40 साल से बाहर है। तो इनका जो जनाधार है वो खत्म हो चुका है। और एक बात है, जो बात हमारे कार्यालयों की करते हैं आप लोग, भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन पर ध्यान दिया, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया, लेकिन इनके लोग क्या थे, इनके लोग लूट लूट के घर बैठ गए। जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी का ऑफिस देखो जाके, क्योंकि कार्यकर्ता का मन होता है। कार्यकर्ता अगर अच्छा एटमॉस्फेयर मिलेगा, कार्यकर्ता को सम्मान मिलेगा तो वो काम करेगा। तो इसमें क्या बुराई? अगर हमारा कार्यकर्ता को अच्छा खाना देती है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, आपस में अच्छा ऑफिस मिलता है, तो इसमें बुराई क्या है? बुराई क्या है? ये तो आप लोगों ने देखना चाहिए ना, आपने कांग्रेस की क्या हालत बना दी। आप हिसार से आते हैं, हिसार में आपके पास कार्यालय में कहाँ है? पेंट भी नहीं हो रखा कार्यालय के, वो तो ध्यान आपने देना है। आप जिलाध्यक्ष भी हैं,
तो यहाँ ज्ञान देने की बजाय अपना जो बेसिक आप अपना जिला संभाल ले तो मुझे लगता है बेहतर रहेगा। अरे सर मुझे लगता है बेहतर रहेगा आप अपना जिला संभाल ले, आप जिला अध्यक्ष भी हैं, ठीक है ना। तो भारतीय जनता पार्टी पर उंगली उठाने की बजाय आप मुझे ये बताएं, बंगाल में आप टीएमसी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे या टीएमसी के पक्ष में थे? ये जवाब देना चाहिए आपने, जब आप टीएमसी की यहाँ पे बैठ के पैरवी कर रहे हैं। नंबर 2, कांग्रेस और टीएमसी ने जो तुष्टीकरण की राजनीति की है बंगाल में, उस राजनीति से निजात पाने का आज बड़ा दिन है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्यकर्ता जो हमारे बेस्ट कर सकते थे उन्होंने वो किया, घर घर जाके प्रचार किया, हमारे जो स्टार कैंपेनर भी गए वहां। और जो सुरक्षा की दृष्टि से मैं आपको बड़ी बात, महत्वपूर्ण बात बताता हूँ मुस्कान जी, अब की बार पहली बार ऐसा है कि कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। पश्चिमी बंगाल का इतिहास रह के वहां जमीन लाल हो जाती है, लेकिन जो सुरक्षा के चाक चौबंद जो प्रबंध किए गए एचएमओ द्वारा, इलेक्शन कमीशन द्वारा, वो सामने दिखे हैं। और जो गुंडे थे वो लोग नजर नहीं आए और बड़ा शांतिपूर्ण पहली बार चुनाव हुआ हरियाणा भारत के इतिहास में। ये बात भी हमें याद रखनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है वो सबको बराबर का देती है फील्ड। भाई आप लड़िए चुनाव, हार जीत अलग बात है, ठीक है ना, लेकिन हम लोग मेहनत करते हैं, हमारे कार्यकर्ता मेहनत करते हैं। अब एक बात बताइए, हमारे जो देश के गृह मंत्री जी है वो वहां भी अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं और देश में भी अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं। तो कांग्रेस का पास बचा नहीं, कांग्रेस जो फूट झूठ और लूट की राजनीति है, कांग्रेस का जो सुपड़ा साफ हो गया। जैसे हरियाणा में लोगों को जनता ने औकात बताई है, तो आने वाले समय में इनको हर जगह बताई जाएगी। तो मुझे लगता है हमारे पे उंगली मत उठाए, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर देखे, अपने कार्यालयों को देखे, उनकी वीडियो हमेशा वायरल होती रहती है। तो ये जो पार्टी कांग्रेस पार्टी लूट का गिरोह बन के रह गई है, किसको कितना हिस्सा मिलता है, और वो अब तो वो हिस्सा भी खत्म होने जा रहा है, क्योंकि इनके पास बचा ही कुछ नहीं है, ना नेता बचे, ना नीति बची, ना कार्यकर्ता बचे, थोड़े बहुत वो छोट भैया बचे हुए हैं, बस उसी में ये लोग इधर उधर हो जाते हैं। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, असम में हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, लगातार हम लोगों ने वहां काम किया है। पश्चिमी बंगाल में हम लोग सरकार बनाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो मोदी जी की जो योजनाएं हैं उनको बंगाल में क्यों रोका गया, क्यों रोका? जब प्रधानमंत्री सारे देश का होता है, तो जब देश का गार्जियन है प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने सबके लिए योजनाएं चलाई है। तो जो बंगाल की जनता के साथ अन्याय किया गया, उसको उस अन्याय को न्याय में बदलने का आज दिन है। और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी बहुत बेहतर प्रदर्शन करके वहां सरकार बनाएगी। राजवीर जी, तमाम जो मुद्दे हावी रहे हैं चुनाव प्रचार के दौरान, चाहे भ्रष्टाचार की बात कर लें, संदेश खाली विवाद की बात कर लें, महिला सुरक्षा की बात कर ले, चाहे बेरोजगारी की बात कर ले, तो आपको लगता है कि ये जो तमाम मुद्दे हैं इनके आधार पर जनता ने वहां पर वोट किया है और ये सब कुछ आपके पक्ष में जाता हुआ दिखाई नजर आता है आपको? मुस्कान जी, जो बंगाल की परिस्थिति अब काफी अलग है। वहाँ एक महिला मुख्यमंत्री, मैं बड़ा सम्मान करता हूँ ममता बनर्जी जी का, वो फाइटर है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कोई भी एक शब्द भी इधर उधर नहीं बोलूंगा उनके बारे में, क्योंकि उनकी अपने एक जर्नी रही है। लेकिन उन्होंने जो वहां सत्ता चलाई है, वो सत्ता उन्होंने गुंज के साथ चलाई है। मतलब गली गली में उन्होंने अपने गुंडे पैदा कर दिए थे, ठीक है ना। और जो संदेश गली में हुआ, अन्य जगहों पर जो हुआ, वो वहां न्याय नहीं दे पाई। जो एक आरजे कोर्सा हॉस्पिटल था, वहां जो एक बेटी के साथ जो हुआ, जो घटना घटी थी, वो उन्होंने वहां उस अपराधियों का बचाव करने का काम किया। तो कहीं ना कहीं जो आप महिला जो सशक्तिकरण की बात करते हैं, वो महिला ममता बनर्जी जी ने महिलाओं को सशक्त नहीं किया, निर्बल किया। बल्कि तो वो चीजें सारी दिख रही थी धरातल पे। हमारे बहुत से कार्यकर्ता गए, बहुतों से बात भी होती है हमारी, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं बंगाल ने जो है ना बदलाव की जो बयार है वो आज बह रही है, और उम्मीद करता हूँ कि 12-1 बजे तक वो तस्वीरें साफ हो जाएंगी। कैंपेनिंग की, लेकिन आपने राजवीर जी बात की कि आपके तमाम बड़े नेता वहां पर पहुंचे। हालांकि प्रचार प्रसार में पूरी ताकत तो टीएमसी ने भी, जो कि ममता बनर्जी को भी हमने देखा कि लगातार वो पहुंची और काफी एक्टिव नजर आई इस बार के चुनाव में। कांग्रेस की तरफ से भी राहुल गांधी पहुंचे, प्रियंका गांधी पहुंची और एक जोर शोर से प्रचार प्रसार किया गया। एक हवा बनाने की कोशिश तो उनकी तरफ से भी की गई थी। तो क्या आपको लगता है कि आपके लिए काम कर रहा है, और जिस तरह से आप दावा कर रहे हैं कि आप इतिहास रच रहे हैं पश्चिम बंगाल में? मुस्कान जी, चेरेवती मतलब हमें चलते जाना है। तो भारतीय जनता पार्टी परिणाम की चिंता किए बगैर काम करती है। भाई हमें जनता की सेवा करनी है, जनता हमें दायित्व देती है और उसका निर्वहन करते हैं। यही बात है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पश्चिम बंगाल चुनाव से जुड़ी हुई टीएमसी और बीजेपी के बीच में
कांटे की टक्कर है और कड़ा मुकाबला यहां पर रुझानों में। एक बार फिर बीजेपी से टीएमसी आगे निकल गई है। टीएमसी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल चुनाव से जुड़ा ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। टीएमसी और बीजेपी के बीच में कांटे की टक्कर है। शुरुआती रुझान देखे लगातार बदल रहे हैं। रुझानों की बात करें, एक बार फिर बीजेपी से टीएमसी आगे निकल गई है। सबसे पहले रुझान जो सामने आए थे उसमें टीएमसी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही थी। हालांकि इसके बाद बीजेपी आगे निकल गई, लेकिन अब एक बार फिर से टीएमसी बीजेपी से आगे निकल गई है। चर्चा की ओर बढ़ेंगे। राजवीर जी, शुरुआती रुझान में एक बार फिर टीएमसी आगे निकल गई है। हाँ बिल्कुल हो सकता है। शुरुआती रुझान नहीं है, अभी ईवीएम में खुल गई होंगी तो कम से कम 2-3 घंटे में इसका रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि जो शुरुआती जो होता है वो पोस्टल बैलेट पे गिनती होती है वो, और उसमें लंबा समय लगता है। और 293 सीटें हैं तो हर सीट पर 1000, 2000, 5000 कुछ न कुछ तो गिनती होगी उनकी, जो पोस्टल बैलेट होते हैं। तो वो गिनने में समय लगेगा और उसमें जो डाटा है ये घटता बढ़ता रहेगा। इसमें ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल कॉन्फिडेंट है अपने कार्यकर्ताओं के बलबूते, अपनी नीतियों के बलबूते और हमारे शीर्ष नेता श्री नरेंद्र मोदी जी के बूते पर हम लोग वहां सरकार बनाएंगे। और हमारे जो अभी शुभेंदु अधिकारी जी नंदीग्राम से आगे चल रहे हैं, वो भवानीपुर से भी आगे चल रहे हैं। ठीक, मैं तो लेकिन मुझे कांग्रेस के जो प्रवक्ता बैठे सीनियर साथी है हमारे, मैं तो इनसे पूछना चाहता हूँ, आप लोगों की क्या गति हो गई है? जो कांग्रेस दशकों तक राज करती थी, पूरे देश में राज किया, प्रदेशों में उसकी सरकार होती थी, आज आप सिमट के 4-5 स्टेट में रह गए। तो ये कारण क्या हुआ? कारण हुआ आपका नैतिक पतन हुआ। आप लोगों ने, कांग्रेस ने जो नेताओं ने घर भरे और उस जनता ने जो उनको रिवार्ड दिया 12 साल से, वो आपके सामने है। आप ये जो हरियाणा में जो हुआ, ये छोटी बात थोड़ा ना थी। हमें तीसरी बार सरकार बनाई है। हम लोग 2014 से पहले तो हमारा आता पता भी नहीं था। हम लोगों ने लगातार काम किया, जनता ने हम पे भरोसा किया। तो वही बात बंगाल में है, हम लोग लगातार वहां काम कर रहे हैं और जनता ने हमारे ऊपर भरोसा जताया है जी। हमारे ऊपर जो लोकसभा के चुनाव हमारे सांसद जीत के आते हैं, हमारे स्वतंत्र विधायक थे। अब की बार हम लोग सरकार बना रहे हैं तो प्रयास करते रहना चाहिए। लेकिन कांग्रेस का क्या? कांग्रेस तो गर्द में जारी है। कांग्रेस से वहां जाके जो बोल रहे हैं, जो ये बोलना नहीं चाहते, हमारे जो प्रवक्ता साथी है, ये बोलना नहीं चाहते भैया किसके खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, इन्हें बताना चाहिए। लेकिन चुनाव है, गिनती होगी, जो जनता फैसला देगी वो सिर माथे है। हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी काम करने वाला पार्टी है और हमारे जो नेता, हमारे कार्यकर्ता वो लगातार इन चीजों में लगे हुए रहते हैं। हमें कोई मतलब नहीं होता भी हमने चुनाव में काम किया, उसके बाद रिजल्ट दे, उसके बाद हाईकमान ने देखना है क्या होगा क्या नहीं होगा, और फिर अगले काम पे चले जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई कहीं दिक्कत नहीं है। हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं और हर जगह अच्छा प्रदर्शन से बनाएंगे। क्या वजह है बजरंग जी की विपक्ष इतना कमजोर होता जा रहा है? क्योंकि 21 राज्यों में अगर देखें तो एनडीए की सरकार है, कहीं पर बाकी जो दल हैं उनके साथ मिलकर बीजेपी ने सरकार बनाई है, तो कई राज्यों में बहुमत है बीजेपी के पास में। लेकिन कांग्रेस की बात कर लें, चाहे ओवरऑल विपक्ष की हम बात कर लें, क्यों इतना कमजोर होता जा रहा है? पश्चिम बंगाल जहां पर टीएमसी का दबदबा था और वहां पर बीजेपी इतने लंबे वक्त से कोशिश कर रही थी, वहां पर अब एग्जिट पोल की कम से कम अगर बात कर ले तो बीजेपी को बढ़त मिल रही है और बीजेपी सरकार बनती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ वजह आप देखते हैं इसके बाद? क्योंकि वो तो ये कहते हैं कि हमने मेहनत की है, जिस तरह से राजवीर जी भी कह रहे थे कि हम हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं और जो हमारा काम है चुनावों को लेकर, ना सिर्फ चुनावी वक्त में हम काम करते हैं, लेकिन हमेशा हमारी पार्टी एक्टिव मोड में रहती है, जनता के लिए हम काम करते हैं और इसके बाद जब नतीजे आते हैं तो जनता का भरोसा सबके सामने आता है। देखिए मुस्कान जी, कोई मेहनत नहीं, इनके पास चमत्कारी धन और बल की है। बेशुमार धन लेके बैठे हैं ये, इन्होंने कहीं तो खर्च करना है। वो राजनीतिक में खर्च करते हैं, चुनाव के समय ये करोड़ों अरबों रुपए पानी की तरह बहा देते हैं और पूरी केंद्र की सरकार वह हाईजैक करने के लिए लग जाती है। ये मेरे साथी ने कहा जी इनका हिसार में कार्यालय है कांग्रेस का, उसका रिपेयर नहीं होता, ये सही कहा, मैं उसकी बात का समर्थन करता हूँ। जिस कांग्रेस पार्टी ने 55 साल राज किया हो, आज उसके पास पैसे नहीं है,
रिपेयर करवाने के लिए नहीं है, भवन बनाने के लिए वो नहीं है। आपके नेता इसकी लूट बात का गए, समर्थन करते आप ये मानते क्यों नहीं? ये जहाँ आपके तक कितने कि नेताओं पर आय से ये अधिक लोग संपत्ति एक के तो मामले चल रहे हैं पूरे देश में। राजवीर जी सुन लो मेरे भाई, सुन ले राजवीर, लीजिए पहले। जब 15 मिनट भाषण देता रहा, मैं सुनता रहा, शांति रख। जब तक कि इनका क्या हाल है, जुम्मे जुम्मे जो सरकार 12 साल रही, 12 साल में इन्होंने इतनी भारी भरकम लूट मचाई, तो इनको पास धन के कोठड़े भर गए, और वो धन का काला धन जो है वो ये विपक्ष को हराने के लिए और उसके अंदर जोर लगाते हैं ताकि भाई हमारी सरकार हर स्टेट में बनी रहे, केंद्र में हम बैठे रहे। मेरे साथी, अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा तो आपका भी नहीं रहेगा। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जिस प्रकार राज्यसभा चुनाव हुआ, राज्यसभा चुनाव में कैसे इन्होंने धन बन का नंगा नाच करा, 25, 30, 50, 20 करोड़ रुपए की बोलियां लगाई। मतलब मैं बताना चाहता हूँ, एक तो नेता बोल रहा 55 करोड़ रुपए की अब इसकी जुटाने का मुझे ऑफर आई, 25 करोड़ रुपए लगे, खुला प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बयान दिया। एक अजय चौटाला क्या कहते हैं, बोला मेरे को मनोहर लाल जी ने बुलाया, भाई तू लड़ ले, जीत पक्की है, 9 विधायक तो कांग्रेस के मैं दे दूंगा। बताइए, चुनाव शुरू नहीं हुआ राज्यसभा का, और एक इतने सीनियर नेता, और ये कहते 9 महीने तोड़ लिए, खरीद फरोख्त कर ली। तो क्या इनका सोच है? इनकी सोच ये है पूरे देश में गंद करना और एक ठगीबाजी से पैसे इकट्ठे करके लोगों को लूटना। पूरे देश के अंदर इन्होंने भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम किया। और एक नई बात बताऊं, जिन पे ये आरोप लगाते थे गोला कांड अरबों रुपए खा गया, फलाना कांड अरबों रुपए खा गया, उन पर आरोप लगाए दुनिया भर के, पर्चे दर्ज करे, सीबीआई छोड़ी, अपने ईडी छोड़ दी, और सभी कोई अपनी पार्टी में मिला लाए, आजा, और मशीन में डाला यो ईमानदार, मशीन में डाला वो ईमानदार। जितने भ्रष्ट नेता थे जिन पर इन्होंने आरोप लगाए, सभी को अपनी पार्टी में ज्वाइन करवा कर उनको ईमानदार बनाने का एक ढोंग उन्होंने रचा। इन्होंने इतने मोटे ठगी करी उनसे, भाई तेरे को ईमानदार बनाएंगे और तेरे को क्लीन चिट देंगे, सारे केस उठाएंगे, हमारी पार्टी में आ जाओ, जो ठगी करी है उसका हिसाब मानने दे दो। इन्होंने ये खेल खेला है पूरे देश के अंदर, सारा देश जानता है जिसके जो इनके खिलाफ बोलते हैं उन पे ईडी छोड़। बंगाल में क्या किया, 2 साल से बंगाल के अंदर ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का राज था। जितने भी वहां पर विपक्ष के नेता थे सभी को इन्होंने रगड़ने का काम किया, छापे मारने का काम किया। यहाँ तक तो आमने सामने ईडी का झगड़ा हुआ, वो किसके साथ, मुख्यमंत्री जी ने। वहां उनके जो बेटे थे, भतीजा था, जब छापा मारा, सारा डंगा खोस लिया, तो खुद ममता बनर्जी ने जाके फाइल खोसनी पड़ी। रोक रही हूँ सर, आपको लौटूंगी। इस वक्त की एक बड़ी खबर हम दिखा रहे हैं। असम के शुरुआती रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं। 126 सीटों में से 71 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। असम के शुरुआती रुझान अब सामने आ गए हैं और इसमें बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। कुल मिलाकर बीजेपी को एक बड़ी बढ़त, 126 सीटें हैं जहां पर विधानसभा चुनाव हुए, इनमें से 71 पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। कुल मिलाकर शुरुआती रुझानों में बीजेपी को यहां पर बहुमत मिल गया है। और जिस तरह से दावा किया जा रहा था बीजेपी की तरफ से कि यहां पर हम बहुमत से एक बार फिर सरकार बनाने जा रहे हैं और मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की एक बार फिर से असम में सरकार होगी, शुरुआती रुझान तो कम से कम यही कह रहे हैं। एग्जिट पोल में भी यही दावे सामने आए थे और एग्जिट पोल में तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं। शुरुआती रुझानों के माध्यम से 126 सीटों में 71 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। यहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में एक कड़ी टक्कर थी, इसमें बीजेपी ने शुरुआती रुझानों में बढ़त बना ली है। बजरंग जी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। इसके साथ ही जो शुरुआती रुझान सामने आ गए हैं असम के, इस पर भी आपका एक रिएक्शन मैं चाहूंगी। आखिर असम में क्या हुआ? असम से आपको कोई उम्मीद नजर आती है? क्योंकि शुरुआती रुझान में तो बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए मुस्कान जी, अभी रुझान है,
जैसे हरियाणा के रुझान आपने देखे, स्टार्टिंग के अंदर हम 73 सीटों पर आगे थे और लोगों तो भी जश्न मनाना शुरू कर दिया लोगों ने, भाई कांग्रेस आ गई 73-70 सीटों तक आगे आ गई थी और एकदम से रुझान पलटे तो बीजेपी 48 पर, कांग्रेस 37 पर रह गई। ये रुझान है, इसको हम फाइनल नतीजा नहीं कह सकते। हो सकता है आप वाली बात, रुझान भी ठीक हो सकते हैं और आप आगे आगे जो आज आगे भारतीय जनता पार्टी है असल में पीछे भी आ सकती है। ये रुझान है, रुझान के बाद कौन सा एरिया खुला है, कौन से एरिया के अंदर भारतीय जनता पार्टी की वोट ज्यादा थी, कौन से एरिया में कांग्रेस की थी, ये तो पता नहीं लगता। कई बार क्या होता है, जहाँ रुझान आए हैं उस एरिया की वोट खुल गई जहाँ भारतीय जनता पार्टी की एरिया की हो तो वो भारतीय जनता पार्टी आगे दिखाएगी। अगर नहीं सर, बहुमत 71 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं अगर बीजेपी को, तो जाहिर तौर पर एक बड़ी बढ़त उन्होंने हासिल कर ली है। अभी भी वेट करेंगे आप नतीजों का? 100% करेंगे। 64 का आंकड़ा बनता है, 126 है और 73 है, 72 है, कभी 71 भी आ रही है इनकी। मुझे मैं ये नहीं कह सकता कि ये फाइनल है, फाइनल कुछ भी नहीं है। ये तो बाजी एकदम से पलट सकती है। जैसे मैंने हरियाणा का उदाहरण दिया आपके चैनल के ऊपर, मैं उस दिन बैठा था जिस दिन हरियाणा के नतीजे आ रहे थे, आपके चैनल में लगातार था, तो लोग खुशियां मना रहे थे, एकदम से उल्टा हो गया। तो कुछ भी खेला हो सकता है, कह नहीं सकते इस बारे में। आज ही देख लो आपके सामने बीजेपी है, रुझान में बंगाल में बीजेपी आगे दिखा रहे हैं और टीएमसी पीछे दिखा रहे हैं। मगर आज भी टीएमसी के लोग इस बात पे दावा कर रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी, ये रुझान हमारे आगे आ जाएंगे। तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी खेला हो जाए, कुछ कह नहीं सकते। ये रुझान तो रुझान होते हैं। मगर जो स्थिति में आपको बार बार कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने संविधान और लोकतंत्र की हत्या करने का काम ये लगातार कर रहे हैं। इनको किसी से कोई लेना देना नहीं। इन्होंने तो अपनी सरकार बनानी है। बड़े बड़े सेठ जो है, बड़े बड़े एम्पायर, 15-20 जो बड़े बड़े घराने हैं, उनको सेट कर लिया। पूरा देश का व्यापार वो सिर्फ 15-20 घराने को दे दिया, जिसके अंदर कृषि बचता था। क्यों कृषि का व्यापार भी लगभग उनके पास जाने को तैयार हो रहे हैं। क्यों ये बड़े बड़े इन्होंने सैलो बना लिए, अनाज के लिए गोदाम जिसको बोलते हैं, भाई एकदम से लाखों ट्रक वहां उतर सकते हैं। वो पहले ही, जिसको हम वेयर हाउस कहते हैं, वो बना चुके हैं। जब तक 3 कृषि कानून बनाने की बात आई थी, 3 कृषि कानून का जो लागू किया बाद में, उनको पहले पता लग गया कि 3 कृषि कानून लाएंगे, प्राइवेट मंडियां खत्म होगी और जो प्राइवेट लोगों को राइट होगा सीधा अनाज खरीदने का, उन्हें पहले ही बड़े बड़े गोदाम कोई मतलब हजारों एकड़ के अंदर बना लिए। तो आज क्या है, वो सीधा अनाज खरीद रहे हैं। तो 3 कृषि कानून लागू हुए नहीं, उसके बावजूद भी जाके कामों में अनाज खरीद के ट्रक के भर भर के सीधे अपने सिल्लों में लेके जाते हैं, या किसान का माल परचेज कर लिया सीधो वहां उतारते हैं। तो ये सारा व्यापार जो है, आप देखो किराना से लेके सब्जी तक का व्यापार, किसके अंडर आज के टाइम बड़े बड़े मॉल खुल गए। भाई बड़े बड़े मॉल ये खोल लेंगे, बड़े बड़े एम्पायर हर काम सामान, नमक तेल भी ये बेचेंगे, गोभी आलू भी ये बेचेंगे, अब क्रीम पाउडर भी ये बेचेंगे, नमक मसाला भी ये बेचेंगे। तो बाकी आम जनता जो करोड़ों लोग छोटे छोटे व्यापार में लगे हुए हैं, छोटे मतलब गली मोहल्ले में लगे हुए हैं, वो कहाँ जाएंगे, ये सोचने की बात है। इन्होंने हर उद्योग छोटे से लेकर बड़े से बड़ा व्यापार उनको सौंपने का काम किया है और छोटे लोगों को और खत्म करते जा रहे हैं, मध्यम व्यापार को खत्म करते जा रहे हैं। सिर्फ एक ही लाभ है, जितना लाभ हो उनको दिया जाए। इन्होंने पेट्रोल डीजल की घोषणा करी, पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी हमने कम कर दी, बड़ी तालियां बजाई, लड्डू बांटे गए, मगर उसका फायदा 1 रुपए का भी आम जनता को नहीं मिला। फायदा किसको मिला, बड़ी बड़ी कंपनियों, रिलायंस वाले जो पेट्रोल डीजल बेचते हैं, जो उन्होंने जो सप्लाई उनकी बनती है। मैं ये समझाना चाहता हूँ, कुछ सौदा नहीं है, ये सिर्फ
छोटे लोगों को खत्म करना चाह रही है, बड़े बड़े लोगों को सेटिंग करके सारा काला धन उनको देकर उनसे सेटिंग करके उनको ही आगे ला रही है हर काम से। मतलब एयरपोर्ट तो उनको बेच दिए हैं, रेलवे स्टेशन उनको बेच दिए, BSNL का उनको दे दिया, LIC उनको, सारा सरकारी जो एजेंसियां थी सारी सरकारी जो ये सारा उनको प्राइवेट को बेचने का काम केंद्र सरकार ने किया। जो कांग्रेस ने बनाया उन्होंने बेचने का काम किया, खुद तो एक चीज बनाई नहीं ने। 12 साल में एक चीज बता दे भी हमने ये बनाई है, और मैं कितना आइटम गिनाता हूँ जो कांग्रेस पार्टी के राज में बनी। इन्होंने प्राइवेट कंपनियों को बेचने का काम किया, सारी प्राइवेट सिस्टम बना दिया ताकि भाई ये कमाए जाओ खाए जाओ। कई कई एकड़ जमीन, कई हजार एकड़ जमीन, यानी 1 रुपए एकड़ के हिसाब से देने का काम अगर किसी ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने रिलायंस को दिया, अडानी को दिया, अबानी को दिया। इन्होंने ऐसे 1 रुपए एकड़ जमीन मिलती है, इन्होंने देने का काम किया। कितने हजार एकड़ जाओ भाई, तो मैं दे दिया 99 साल के लिए, पटा हो गया, वो मालिक बन गए, भी 1 रुपए एकड़ के हिसाब से जमीन दे दी। तो ये तो भाई ऐसा काम करते हैं, किसी गरीब आदमी को दिया आता इन्होंने 1 रुपए एकड़ छोड़ो, कोई 100 रुपए एकड़ दियो, 1 लाख रुपए एकड़ दियो, नहीं, हम तो उसकी बोली बोल लेंगे। गरीब आदमी को 50 गज का मकान लेना हो तो पहले तो यूं होता था, अभी ड्राफ्ट सिस्टम होता था, वो ड्राफ्ट सिस्टम भी खत्म कर दिया। नहीं, कोई ड्रा नहीं होगा, कोई कंट्रोल रेट नहीं होगा, खुली बोली बोल लेंगे, ऑप्शन में होगा, जिसमें बड़े बड़े सेठ तो छोटा से लेके बड़ा प्लाट लेगा। गरीब आदमी को रिहाइश के लिए एक छत के लिए 50 गज का प्लाट भी नहीं मिलता, ऐसी स्थिति कर दी हमने। हमारे राज के अंदर हम अलॉटमेंट करते थे, उड्डे के हिसाब से एक पॉलिसी बना रखी थी, उड्डे के हिसाब से पॉलिसी बनाकर भाई आपने फार्म भरो, जिसके ड्रा निकल गया उसका प्लाट हो गया। और किस्तों पर 10% ओनली बनाते थे, उनके नाम अलॉटमेंट करते थे, फिर कई सालों की किस्तें होती थी 10% की। तो उनको तो बनाने भी आराम, पैसे देने भी आराम, और कंट्रोल रेट से तो वो सुन लो 10% वैल्यू पर मिलती थी, जिसकी वैल्यू 50-60 हजार रुपए है, 3-4 एक बार बताओ, ठीक है, जो तमाम आरोप आप लगा रहे हैं, एक लंबे लिस्ट लेकर आए आप बजरंग जी। मैं जवाब सुन लेती हूँ, और राजवीर जी आपसे चाहती हूँ कि आप जवाब दीजिए। आधा मिनट की बात, एक बात बताइए, बजरंग जी सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, ठीक है, आधा मिनट सुन लो, आधा फिर कर लेंगे। ठीक है, कंप्लीट कीजिए, सुन लीजिए, कंप्लीट करने दीजिए, जल्दी से कंप्लीट कीजिए आप, फिर मैं जवाब लेती हूँ जी। मैं कह रहा हूँ जहाँ इंडस्ट्रीज थी, हमारी सरकार ने इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया। हमने हर जिले के अंदर इंडस्ट्री जोन काटे, इंडस्ट्री एरिया बनाया, और वहाँ भी कंट्रोल रेट पर उद्योग लगाने के लिए प्लाट दिए। 3000 में, 3200, 3500 में, आज कई लाख रुपए गज के वो प्लाट है। तो लोगों ने आए, नए लोग आए, युवा आए, उन्होंने वहाँ 500 गज का प्लाट लिया, 1000 का लिया, 2000 गज का लिया, 4000 गज का लिया, वहाँ उद्योग लगाए, लाखों उद्योग हरियाणा के अंदर लगे हैं। HRDC के माध्यम से प्लाट अलॉटमेंट की गए, नए आदमी आए हैं, जो ऐसे युवा जो पढ़ाई लिखाई करके आए थे, टेक्नोलॉजी सीख के आए थे, उन्होंने प्लाट लेके इंडस्ट्री लगाई, इलेक्ट्रिक बनाई, उन्होंने कपड़े की लगाई, ठीक है बजरंग की लगाई, चावल कुल मिलाकर आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने पूंजीवाद को बढ़ावा दिया है, ये आरोप आप लगा रहे हैं। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। राजवीर जी वो कह रहे हैं कि अमीर और अमीर होता गया है, और जिस तरह से कुछ वर्ग को और कुछ लोगों को आप लोग फेवर करते हैं अपने राजनीतिक फायदे के लिए, वंचित वर्ग को, गरीबों को आपने पीछे धकेलने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने लाडो लक्ष्मी योजना हरियाणा में शुरू की, वो गरीबों के लिए शुरू की है, वो अमीरों की तो योजना नहीं है। आयुष्मान योजना शुरू की है, जिसमें 5 लाख तक इलाज फ्री किया जा रहा है। हमने PM किसान निधि शुरू कोई इलाज फ्री नहीं होता। अरे रुको ना, सुन लीजिए आप, सुन लीजिए, डॉक्टर बना कर रहे हैं, डॉक्टरों की पेमेंट बीच में मत बोलो, क्या फायदा है? बजरंग जी, क्या फायदा है? बजरंग जी,
बजरंग जी आप अपनी आपत्ति रखिएगा सर, अपनी बारी में रखिएगा प्लीज। बजरंग जी, बजरंग जी इस तरह से चिल्लाने से नहीं हो। बजरंग जी प्लीज, और मैं लौटूंगी, आपको पूरा मौका दूंगी सर। आपने आपकी बारी में उन्होंने इंटरप्ट नहीं किया। बजरंग जी सुन लीजिए आप। 15 मिनट बोल के मैं बोला भी नहीं, मैं जानबूझ के, मैं चलो कोई नहीं, ठीक है राजवीर जी बोलिए आप। अबे बजरंग दास जी गर्ग जी का एक वीडियो वायरल हुआ था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो माइक वालों को बोल रहा था कि ये माइक में ले जाऊं क्या, वो हंसने लगे। तो अब इन्होंने वहां क्या बोला था, अरे जी अपने पास तो यही बचा हुआ है, तो पता आपको भी है आपके पास नहीं जमीन हमने नहीं कहा है। हमें हमारे पास यही अरे मैं क्या कह रहा, वो पूरे हरियाणा ने देखा आपके भीतर में तो ये है कि मतलब गोटे टूट लिए आपके। बयानबाजी मत जनता आप लोगों को नहीं समर्थन दे रही, गलत बयानबाजी आपको पता है इस बात का, इनको रोको। मुस्कान जी इन्हें रोको आप। बजरंग जी, बजरंग जी सुन लीजिए आप, सुन लीजिए आप। चलिए फिलहाल हम नतीजों की बात कर रहे हैं सर। जहाँ पर चुनाव हुए नतीजों की बात कर रहे हैं, वहाँ के मुद्दों की बात कर रहे हैं। आप दोनों को रोकूंगी ऐसे में, आप दोनों की आवाज पहुंच नहीं पा रही है। राजवीर जी आप जवाब दीजिएगा। और मुख्य आरोप उनका ये है, हरियाणा की फिलहाल बात नहीं हो रही है, लेकिन ओवरऑल अगर बात करें तो आपने कुछ लोगों को फेवर करते हुए अपने राजनीतिक फायदे के लिए बढ़त बनाई है। और इसी के दम पर जिस तरह से आप दावा करते हैं कि भले ही मेहनत का दावा आपकी ओर से किया जाता है, लेकिन जो एक लंबे लिस्ट उन्होंने गिनाई है, आरोप तो ये लगाए जा रहे हैं कि इनके माध्यम से आप सरकार बनाते जा रहे हैं। मुस्कान जी मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक कहना चाहूंगा कि जो कांग्रेस का राज रहा है, वो चाहे देश में रहा हो चाहे प्रदेश में रहा हो। अब मैं हरियाणा से हूँ तो हरियाणा की बता देता हूँ इनको। इनके जो राज था 90 के दशक में 8000 प्लाट इन लोगों ने दिए हैं अपने नौकरों को, अपने चहेतों को, फिल्म अभिनेत्रियों को। ये वो लोग हैं और ये लोग गरीब की बात कैसे कर सकते हैं? मुझे ये तो बता दीजिए, आप लोगों ने जो प्लाट बांटे वो अपने चहेतों को बांटे, गुड़गांव में, फरीदाबाद में, सोनीपत में, पंचकुला में, हिसार में फॉर्म भरते थे। अरे बजरंग जी बार बार मत कीजिए इस तरह से। बजरंग जी, बजरंग जी एक एक कर बात रखिए। बजरंग जी प्लीज, बजरंग जी मैंने इनका करप्शन बता रहा हूँ, तो मिर्ची लग रही है। मैं अभी बता देता हूँ, लेकिन वो बजरंग जी अभी काफी समय बाकी है सर, मैं लौटूंगी। आप दोनों ही जुड़े हुए हैं। बजरंग जी लौटूंगी, उनके बाद आप ही के पास लौटूंगी, अपनी बात रखिएगा आप। बजरंग जी प्लीज, बजरंग जी रुकिए, रुक जाइए बजरंग जी प्लीज। राजवीर जी बोलिए। मुस्कान जी जो भ्रष्टाचार की जननी तो कांग्रेस है, इन लोगों ने तो लीगलाइज किया भ्रष्टाचार को। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, नरेंद्र मोदी जी का, नायब सैनी जी का, या हमारे जो और अन्य शीर्ष नेता है जो विभिन्न पदों पर है, सिर्फ एक ही बात होती है, ना हम किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 12 साल से प्रदेश में है और देश में है। तो प्रदेश में आप देख सकते हैं करप्शन पर हमने जीरो टॉलरेंस पर काम किया। जो भी मामले संज्ञान में आते हैं मुख्यमंत्री जी के या सरकार के, उन पर तुरंत कार्रवाई होती है और कार्रवाई होती हुई दिखती भी है। आप सोशल मीडिया चेक कर लीजिए, एंटी करप्शन का हमारा, उस पर रोज आपको 5-7 खबरें मिलेंगी। आरोप ये लगता है राजवीर जी कि आप सिर्फ दिखाने के लिए कार्रवाई करते हैं और जो जरूरी कार्रवाई होती है वो होती नहीं है, सिर्फ आप मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह की कार्रवाई करते हैं। मुस्कान जी मैं चैलेंज करता हूँ आपको, मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक कहता हूँ, और बजरंग दास जी को भी, भाई आप लोग शिकायत कीजिए। अगर कार्रवाई नहीं हो तो मैं जिम्मेवार बैठा हूँ यहाँ। भारतीय जनता पार्टी के ये लोग यहाँ तो टीवी पर ज्ञान दे रहे हैं, इन लोगों के गोडे टूट चुके हैं। जनता है क्योंकि जब ये खुद लाइव मीडिया में आके बोलते हैं कि हमारे पास तो यही बचा हुआ है, तो यहाँ तो सिर्फ अपना ये खाल बचाने के लिए आ जाते हैं। चलो भाई बीजेपी को 2-4 गाड़ी देनी है, दे लेंगे, ठीक है ना। लेकिन धरातल पर कांग्रेस का कोई भी वजूद नहीं बचा। मैं फिर वही बात करता हूँ, बंगाल में आपके जो जिस सरकार की पैरवी कर रहे हैं, आप किसके खिलाफ लड़ रहे थे वहां, बताइए मुझे आप, ठीक है ना। तो आप लोगों का कोई इधर उधर का वो बोलते पात और सिराना कोई बचा नहीं है आपका सब बराबर हो गया। आपको यही नहीं पता, आपने मतलब कि भाई आप टीवी डिबेट में बैठे हैं, आपने किसका समर्थन करना है, किसका विरोध करना है। ममता बनर्जी के खिलाफ आप लोग वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। अधीर रंजन आपके नेता थे, अरे रुको ना, अभी रुको आप बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो, आप बीच में मत बोलो। ठीक है बजरंग जी, राहुल गांधी सुन लीजिए आप, सुन लीजिए आप,
मैं और आपका लाऊंगा, जो इनका आप प्रवक्ता यहाँ बैठ के ज्ञान दे रहा है कर रहे हो। मैं ममता बनर्जी को मतलब मान लीजिए जिताओ, ये क्या मतलब है आपका? ये कौन सी राजनीति कर रहे हैं आप लोग? ये जनता को बताना चाहिए आप लोगों ने कि आप लोगों में कोई वजूद बचा नहीं है। गलत बात है तुम्हारी, गलत बात। गलत बात तुम्हारी है, गलत बात तुम्हारी है। तुम्हारी नेता वहां जाके ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और आप उनको डील कर रहे हो। अधीर रंजन चौधरी जो आपका विपक्ष का नेता था राज्यसभा लोकसभा में, आप उसको झूठा साबित कर रहे हो। आप क्या बात आप कर उनको रहे झूठा हो? साबित कर रहे हो। आपने बंगाल की बात करते हो, पहले स्टडी करके आना चाहिए आपने किसकी तरफ बोलना है? आपने कांग्रेस की तरफ बोलना चलिए, है, ठीक है। टीएमसी की बजरंग तरफ जी, बोलना है। ममता बनर्जी अगर हारती है, होती है ममता बनर्जी को अगर हार का सामना करना पड़ता है तो कांग्रेस को क्या फायदा होगा? नहीं, हमारे को ना फायदा ना नुकसान है। मगर मुस्कान जी, जिस प्रकार इनके बोल थे, एक पद की गरिमा होती है प्रधानमंत्री जी पद पे, ए दीदी आप पार्टी के प्रवक्ता हो या पंचायती हो? 5 तारीख को उल्टा लटका कर टीएमटी को नेताओं को कुटा जाएगा। अमित शाह ने खुले बयान दिए, एक मत बनी, 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, 5 तारीख को टीएमटी को जितने नेता है, जितने गुंडे हैं, सबको उल्टा लटका कर घर से बाहर निकाल कर उनको पिटा जाएगा। ये क्या भाषा है? ये राजनीति की भाषा है। अरे राज दुनिया करा, हमने भी राज किया हरियाणा के अंदर 2005 से 2014 तक करा। इसके पीछे वो कहते हैं कि ममता सरकार में गुंडों बदमाशों को इतनी बढ़त, इतने हौसले उनके बुलंद हो गए थे। तो इसके पीछे का अगर सार देखें, अर्थ देखें, तो वो कहते हैं कि ये सब कुछ बदलने वाला है बीजेपी की सरकार आती है तो। बजरंग जी, नहीं, ये नहीं। अब गुंडे बदमाशों के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं तो करें तो क्या करें फिर? ये कहते हैं इन्होंने क्या काम, इस साजी ने टीएमटी के गुंडे उनको उल्टा लटका कर, और मैंने जो भाषा का कहना नहीं चाहिए था, जो भाषा उन्होंने कही, ए दीदी ऐसे बोल रहे थे, मैंने कोई मवाली बात बोल रहा हूँ। अरे तुम एक देश के प्रधानमंत्री हो, देश के गृह मंत्री हो, शब्दों का पकड़ होनी चाहिए। भाई हार जीत होती रहती है, इलेक्शन लड़ते हैं, हम जी कारा के साथ बोलते हैं। हम जब भी डिबेट में बैठते हैं, मोदी जी बोलते हैं, कभी भी हम नाम नहीं, नरेंद्र मोदी नहीं, मोदी जी कि देश का प्रधानमंत्री है तो हमारा भी प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री है तो हमारा भी गृह मंत्री है, और प्रदेश का मुख्यमंत्री सैनी साहब है तो वो हमारा भी है। ये मेरा सैनी साहब का आपके सामने कभी भी हमने अच्छे शब्द का दुरुपयोग नहीं किया। हम वो लोग हैं, सभ्य बोलते हैं, सादा अन्न खाने वाले, सादी बात करते हैं। वहाँ वोट लेने के लिए राम राम का नाम लेंगे, मन में राम बगल में चूड़ी, हम तो मछली खाएंगे, बात मछली खाएंगे। अभी इनको लेटेस्ट आंकड़ा बता दो, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। राजवीर जी रुक जाइए, सुन लीजिए। डोंगियों मछली खा रहे थे, ये राम का नाम, चोल्ला राम का पैर के जाते हैं। आपको दिक्कत है वो मछली खा रहे थे? दिक्कत है क्या कांग्रेस को बजरंग जी? आपको दिक्कत है मछली अगर खा रहे थे वो? मैं बिल्कुल दिक्कत है। एक तरफ तो मुंह में राम, बगल में छुरी, नाम लेते हैं राम का, और फिर भात चावल कहते हैं मछली चावल खाएंगे और खाते दिखा रहे हैं। क्यों? वहाँ वोट लेनी है। अरे आप यहाँ हरियाणा में भेजो, जूत नहीं मारे तो पता लग जाएगा भात मछली कैसे खाते हैं। ये तो जैसा देश वैसा भेज। ये तो जो आदमी पार्टी आदमियों को खा गई, पूरा देश को खा गई, इनके लिए मछली क्या चीज है? जिन्होंने इनको सिखाया जाता है भाई जिसे नहीं खाई तो अभी खानी पड़ेगी, खाओ। एक तरफ तो आप मंदिर में घंटी बजाते हो, दूसरी कहते हो हम राम का नाम लेंगे, जो राम को लाए हैं, राम के नाम लेते हैं। वो राम का नाम लेने वाले मछली नहीं खाते। हिंदू धर्म के अंदर लिखा हुआ है मांस मट्टी नहीं खा सकते। हिंदू धर्म के अंदर कई चीजें होती है, उसके अंदर ये खास तौर पे वो हिंदू नहीं माना जाता जो मांस मट्टी खाता है, जो मंदिर के अंदर ये आपने मुस्कान जी सारा समय इनको दिया है। कंप्लीट कर रहे हैं, बस लौट रही हूँ। ठीक है बजरंग जी, ये बात ठीक है, आप जवाब सुन लीजिएगा बजरंग जी, आप जवाब सुन लीजिएगा। अरे आपने कई बातें की हैं।
है। बजरंग जी, बड़ी बड़ी बातें आपने की, आप जवाब ये सुनिए। यार टाइम पास करने के लिए बैठे हैं। हकीकत बात है। ठीक है, हाँ मुस्कान जी, ठीक है जी। जी अभी राजवीर टाइम जी, पास करने जवाब के लिए दीजिएगा। बैठे। अभी आपको लेटेस्ट बताता हूँ मैं, 150 सीटों से ज्यादा लाइट लगा दे। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। और जो तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में भी जो इंडिया गठबंधन की डीएमके पार्टी है वो चुनाव हार रही है। टीवी के वहां आगे दिख रही है फिलहाल। तो मुझे आपको लगता है सर कि राजवीर जी उसके लिए भी तैयार रहना होगा। वो जो आरोप लगाते हैं कि आपने ईवीएम हैक किया है, वोट चोरी की है और तमाम जो पोलिंग एजेंट्स थे उनके साथ सेटिंग करके आप लोगों ने ये जीत हासिल की है, उसके लिए भी तैयार रहना होगा सर। बिल्कुल बिल्कुल, 12 बजे के बाद ईवीएम को बदनाम करना शुरू करेगी कांग्रेस और उसके एलाई। ठीक है ना, लेकिन जनता ने चुनाव लड़ा, जनता ने मैंडेट दिया और जनता का जो फैसला है उसको हमें स्वीकार करना चाहिए। और जनता ने जो जैसे असम में इनको निपटाया है, हरियाणा में निपटाया था, अन्य राज्यों में भी ऐसे निपटाएगी इनको। इनका कुछ बचने वाला नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने जो स्वार्थ, झूठ और लूट की राजनीति की है, उस राजनीति से जनता तंग आ चुकी है। और जनता ने केंद्र से तो पहले ही रवाना कर दिया था। अब जो बचे कुछ राज्य हैं उनसे भी रवाना कर देंगे इनको। तो मुझे लगता है कि आने वाले 10-20 साल में कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगा। ठीक है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हरियाणा न्यूज पर जुड़ने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो जिन जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं वहां के शुरुआती रुझान अब धीरे धीरे सामने आने लगे हैं। और शुरुआती रुझानों के मुताबिक अगर पश्चिम बंगाल की बात कर ले तो यहाँ पर बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि धीरे धीरे तस्वीर बदलेगी या फिर जो एग्जिट पोल सामने आए हैं एग्जिट पोल में तब्दील होंगे, ये देखना होगा। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।